हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक्स। सो फाइनली आज मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है आपको इंट्रोड्यूस करते हुए विकास राजपूत को, जिन्होंने मतलब हर तरीके से लाइफ में रिस्क उठाया। सबसे पहले इन्होंने जॉब ड्रॉप आउट किया, देन आफ्टर इन्होंने जो डिसीजन लिया कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट इन्होंने पेपर दिया है। इलेक्ट्रिकल का पेपर इन्होंने गेट 2022 दिया और इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर इन्होंने दिया। ऐसा रिस्क बहुत कम बच्चे उठाते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर अटेम्प्ट करें, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर बहुत टफ था। और अलोंग विद द मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक जैसे कोर सब्जेक्ट्स के साथ कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट करना इट्स नॉट अ जोक। एंड ही हैज क्रैक्ड द एग्जामिनेशन with all India rank 95 in electrical engineering and all India rank 129 in electronics department। तो ये जो रिस्क होते हैं ना, आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करते हैं, जो कि विकास ने दिखा दिया है वो करके। और अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर दिया हो साथ में गेट 2022 में। मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट ऐसा मिलने वाला है, और इतनी अच्छी रैंक के साथ। तो ये एक तरीके की इतिहास इन्होंने बनाया है, इनकी आदत से बन गई है रिस्क उठाने की। तो आज मैं ऐसे ही बंदे से आपकी मुलाकात कराने वाला हूं। ये हमारे पेड यूजर हैं, जेनिक के पेड यूजर हैं, कंप्लीट फुल कोर्स यूजर हैं। और उम्मीद करता हूं कि जेनिक एमआईएम जो प्लान है, जितना ज्यादा एडवांटेज उन्होंने उससे उठाया, जेनिक एमआईएम प्लान जो हम लोग अपने पेड यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं, जीडी, पीडी और बीओडी यूजर्स को, मेक इट मेमोरेबल उसका नाम है। वो प्लान इनकी जिंदगी में ना एक ऐसा रोल प्ले किया ना, जिसकी वजह से ऐसे रिस्क उठाने के लिए ना अपने आप को तैयार कर पाए। तो ये है जेनिक एजुकेशन, ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और विकास हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले विकास का मैं स्वागत करना चाहूंगा। तो आप मुझे बताइए, आपकी फीलिंग कैसी थी? आपको कैसा लग रहा था उस दिन, जिस दिन एग्जैक्टली रिजल्ट आया था रात में? तो आपको कैसा लगा विकास? आप शेयर करिए अपनी थोड़ी फीलिंग को। थैंक यू वेरी मच सर। सर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे रिजल्ट का पता नहीं था। मेरे को जेनिक टीम मतलब इतनी अच्छी है कि मेरे को कॉल करके सर ने खुद बताया कि रिजल्ट आ गया है, आप अपना रैंक चेक करके बताओ। बिल्कुल तो सर बिल्कुल। मैंने रैंक चेक किया। इलेक्ट्रिकल में 95 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 129। सर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में और ज्यादा खुशी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर टफ था इस बहुत बार टफ आया बहुत। था, यस, बहुत टफ आया था। उसमें मतलब एफर्ट्स लाने, एक दो सब्जेक्ट जैसे कि एनालॉग कम्युनिकेशन है वो उतना मतलब डीपली भी नहीं पढ़ा था क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच हम्म से आते हैं। तो सर वो थोड़ा अच्छा लगा कि हम्म बहुत अच्छा लगा उसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर इतना अच्छी रैंक मिली। हम्म हम्म। तो घर वालों के साथ आपका कैसा रहा रात को जब आपको पता चला? तो आपके फैमिली मेंबर का क्या रिएक्शन रहा? कि आपने उनको बताया कि आपने फिर सुबह तक का वेट किया? नहीं सर, मैंने रात में ही अपने पापा जी को रात में ही बता दिया था। ओके एंड उससे ज्यादा खुशी मेरे दादाजी हैं। वो ओके। मतलब बहुत मेरी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं बचपन से ही, तो मैंने उनको भी तभी बताया। ओके एंड मेरी एक बहन है, उसको भी रात को ही कॉल करके बताया मैंने। ओके। तो घर वालों का तो रिएक्शन मतलब बहुत बहुत बड़ी बात होती है। जब भी आप कुछ ऐसा अचीवमेंट आप हासिल करते हो तो परिवार से बढ़ के किसी की खुशी नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो खुश होता है किसी भी स्टूडेंट के अचीवमेंट पे, सबसे पहले उसका परिवार होता है, जो उसका खुद का परिवार, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन होते हैं। और दूसरा अगर कोई खुश होता है तो सिर्फ उसका टीचर खुश होता है जब वो कुछ भी अचीव करता है। रेस्ट पूरी दुनिया में सभी लोग खुश होते हैं, कुछ लोग दुख भी होते हैं, कुछ लोग दुखी भी हो जाते हैं किसी की रैंक को देख के। कोई अचीव कर लिया तो कंपैरिजन उसको मिलता है कि मेरा छोरा कुछ नहीं कर रहा है, इसका छोरा ये कर ले गया। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है एक फैमिली के लिए। और ये सब कुछ आपकी फैमिली के आशीर्वाद की वजह से है कि आपने अपने आप को मोटिवेट करके रखा, आपकी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया। तो विकास, सबसे पहले हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, कि आपका एकेडमिक्स बैकग्राउंड कैसा था, आपने जॉब कब ज्वाइन किया, और वाई यू हैव, मतलब आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया, अपनी जॉब को ड्रॉप करने का क्यों रिस्क लिया? इसके ऊपर विकास आप क्या कहना चाहेंगे? यस सर। सर मैंने ग्रेजुएशन अपनी एनआईटी हमीरपुर से की है। हाँ, उसके दैट इज बाद माय मेरा कॉलेज। और यस सर। बहुत बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छा कैंपस है यस सर। एनआईटी हमीरपुर। हम्म यस सर।
उसके बाद सर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था इन्फोसिस में। ओके। तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी इन्फोसिस में, मतलब पढ़ रहा था। हम्म। फिर मैंने धीरे धीरे करता रहा, फिर लगभग फैब में आके एग्जाम हुआ एक, मैंने मतलब ऐसे ही यूट्यूब चेक कर रहा था। हम्म। तो एग्जाम हुआ, मतलब मैं पंकज सर को पहले से जानता था, मतलब हम्म। कॉलेज टाइम में भी मतलब थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि कौन कौन एलुमनी है कॉलेज हाँ में। हाँ हाँ। तो फिर वहां से सर मैंने खोज दिया, खोज एग्जाम दिया, उसके में मुझे एक मतलब स्कॉलरशिप टाइप मिला। बिल्कुल। उसके बाद मैंने कोर्स परचेज करके पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब जॉब के साथ थोड़ा थोड़ा करके। हम्म। क्योंकि आईटी सेक्टर में जॉब के साथ साथ टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल। पे मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क भी मिलता है, घर बिल्कुल। पढ़ना भी पड़ता है उसके लिए अलग से। हम्म। तो फिर मैंने साथ साथ थोड़ा स्टार्ट किया, बट मेरे को लगा कि मतलब जुलाई में आके लगा कि मैं मतलब सिलेबस अच्छे से कंप्लीट तो कर पाऊंगा, बट उतनी अच्छी कमांड नहीं ला पाऊंगा कि अंडर 100 रैंक ला सकूं। तो हम्म। उस वजह से मुझे जेनिक में भी मतलब टीचर को सुन के थोड़ा मोटिवेशन लगा अच्छा, तो उस वजह से मैंने जॉब ड्रॉप करने का सोच लिया। फिर मैंने जॉब ड्रॉप करके पूरा टाइम केवल जेनिक को फॉलो करता गया। ओके। गेट तो में अच्छी रैंक लाने का केवल एक ही तरीका है, बस जो टीचर आपको बोलता है वैसे वैसे करते जाओ, सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब टीचर की बात। विकास, आपने भी अपनी प्रिपरेशन दौर में देखा होगा कि जब आप फेसबुक ग्रुप पर रहे होगे या जहाँ पे सभी लोग रहते हैं, तो आपने देखा होगा टीचर्स की बात सभी बच्चे सुनते नहीं। मतलब इवन हम लोग, कई बार आपने मुझे उस रूप में भी देखा होगा जो जो कभी मैं चाहता भी नहीं किसी बच्चे को मैं डांटूं या किसी बच्चे को इतना बोलना पड़े मुझको कि बेटा क्यों नहीं मेहनत कर रहा है। अल्टीमेटली फायदा तेरा ही होने वाला है, अगर कुछ भी करेगा लाइफ में सबसे बड़ा बेनिफिट तुझको ही होने वाला है। इन दैट केस फिर भी स्टूडेंट उतना नहीं समझना चाहते हैं। और आप जैसा रिस्क उठाना बहुत मुश्किल है। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने डिसाइड किया कि मुझे जॉब नहीं करना है, मतलब मैं गेट की प्रिपरेशन नहीं करना चाहता हूं, तो उनका क्या रिएक्शन रहा उस टाइम पे? सर फैमिली ने भी सपोर्ट किया थोड़ा, मतलब ओके। फिर थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से एक्चुअली मुझे साथ में मतलब पैसे तो चाहिए होते हैं ना लाइफ के लिए, तो हम्म मतलब फैमिली पे बर्डन नहीं डालना चाहता था। हम्म। तो उसके लिए सर मैंने मतलब दिन में 1 घंटा प्राइवेट ट्यूशन देने स्टार्ट किए 11th 12th के बच्चों को, ओके ओके ताकि मतलब मैं अपना खर्चा उठा सकूं साथ ओके साथ। जो ओके। फॉर्म भरने होते हैं, क्योंकि साथ में और भी बहुत सारे टेस्ट हम्म ये चीजों में लगता है, तो उस हम्म। वजह से सर मैंने फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, मतलब कि ये नहीं कहा कि जॉब कर दो या छोड़ दो ये। ओके, ये आपकी इच्छा थी कि मैं थोड़ा सा मतलब जब भी एक स्टूडेंट बीटेक कर लेता है तो उसके मन में थोड़ी इच्छा होती है कि मतलब मैं फैमिली से ना लूं, मतलब अपने एक्सपेंडिचर के लिए यस सर। एटलीस्ट ना लूं। तो आपने यस बहुत सर। अच्छा डिसीजन लिया। और ये मैं सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा जो भी जॉब वर्किंग है, जो भी कोई भी स्टूडेंट ड्रॉपर भी हो, अगर आप 1-2 घंटा टाइम निकाल सकते हो तो दिस इज अ गुड ऑप्शन टू टीच 9th 10th और 11th 12th सम स्टूडेंट्स, और एटलीस्ट आप अपना एक्सपेंडिचर बियर कर सकते हो। लेकिन आपका मैक्सिमम टाइम जो जाना चाहिए, आप आज जो रिस्क उठाते हो, आज जो सही वक्त पे जो आप रिस्क उठा लोगे, उस रिस्क से ही आप जाके कहां पहुंचोगे, ये आज विकास आप सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। और इनसे आप ये सीख लीजिए कि लाइफ में थोड़े रिस्क तो चाहिए होते हैं यार। मतलब बिना रिस्क के जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, कैसे पॉसिबल है कि आप नहीं 15 घंटे जॉब भी कर लो और गेट में आप विकास जैसे आप रैंक भी अचीव कर लो। मतलब इट्स नॉट अ जोक ना, इट नीड्स टाइम, और टाइम देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आपको क्या लगता है विकास, जब आप जॉब में थे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक जॉब प्रिपेयरिंग स्टूडेंट हमेशा बेटा परेशान होता है, हमेशा परेशान होता है जब वो गेट की प्रिपरेशन करता है। तो आपने क्या एहसास किया जब आप जॉब करते थे? आपकी कैसी जॉब प्रोफाइल थी, मतलब कितना कितना टाइम आपका डिवोट हो रहा था उस वक्त जॉब में? तो उससे आप टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, या आपको कैसा फील होता जब आप जॉब करते थे? तो आपको कहाँ एहसास मिला इस पॉइंट का? सर, मेरी जॉब 9 to 6 होती थी, ओके। बट उसमें क्या है कि आईटी सेक्टर में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जो वर्क मिलता है उसको हम्म। करने के लिए हमें एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ता है। बिल्कुल क्योंकि जैसे बिल्कुल। मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ, हम्म तो आईटी सेक्टर का उतना नहीं पढ़ा हुआ था। हम्म। तो फिर साथ में एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के वहां भी पढ़ना पड़ता था, क्योंकि हम्म उनको वर्क कंप्लीट चाहिए होता है पूरा। हम्म। उनको ये इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप पर्सनल में क्या लाइफ में क्या करना चाहते हो अपनी। बिल्कुल तो बिल्कुल। वर्क की वजह से सर मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मतलब मुश्किल से मैं 1 से 2 घंटा निकाल पा रहा था, पर हम्म। उसमें सब्जेक्ट सारे कंप्लीट करके रिवीजन करना अच्छे से वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था बहुत। हम्म।
तो उस वजह से सर मुझे लगा कि मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिला एक तरीके से, हम्म वीडियोस देख के आपकी, हम्म चंदन सर की, हम्म सोहेल सर की। हम्म सर उससे बहुत मोटिवेशन मिला कि मैं एक बार थोड़ा रिस्क लेके छोड़ के, जॉब छोड़ के ट्राई करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि इतनी अगर उम्र भी नहीं नहीं हुआ। थी विकास, इतनी उम्र भी यस नहीं सर। थी, आपने जस्ट 2020 में आप पास आउट हो, तो इतनी ज्यादा यस उम्र सर। भी नहीं थी कितना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। और फैमिली भी आपकी सपोर्ट कर रही थी इस चीज के लिए कि बेटा कुछ भी आप लाइफ में अच्छा करना चाहते हो तो इट्स ऑलवेज योर डिसीजन। तो ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है जब आपको एक सपोर्ट मिलता है। जैसे आपने बताया कि आपके एजुकेशन के लिए बहुत कम फैमिली विकास ऐसी होती है जिसमें कि आपके दादा आपके दादी मतलब सपोर्ट करें कि बच्चे को पढ़ने दो और पढ़ाई करने दो। बहुत कम फैमिलीज मिलती है। और आप जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो बिजनौर, मतलब मैं जानता यस हूं सर। अच्छे से उन सब एरियाज में, वहां पे इतना ज्यादा मतलब नहीं है इस यस पर्टिकुलर सर। एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। आपको क्या लगता है आपके रीजन में एजुकेशन को लेके उतना ज्यादा मतलब लोग प्रोमिनेंट नहीं होते हैं कि इसको हायर स्टडीज के लिए जाना चाहिए या इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए? आपको क्या लगता है आपके एरिया में मतलब किस तरीके का माहौल है एजुकेशन का? यस। यस सर, इसी तरीके का माहौल है सर। ना तो मतलब उतने अच्छे एकेडमिक्स वाले स्कूल भी नहीं है। करेक्ट। फिर मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन दरअसल प्राइमरी स्कूल से की थी स्टार्ट। हम्म। तो एंड गांव में मतलब इतना हायर एजुकेशन का पता भी नहीं है, मतलब हम्म इतना भी कि आईआईटीज का नाम भी नहीं जानते, हम्म बहुत हम्म लोग ऐसे होते हैं। हम्म। तो सर उतना अवेयर नहीं है पढ़ाई को उतना लोग लेके अवेयरनेस यहाँ नहीं पे। है। और बहुत अच्छा यस सर। लगता है कि आप गांव से बिलोंग करते हैं, अपने रूट से जुड़े हुए हैं। और ये बहुत यस अच्छी बात होती है आप में। आपको देख के और आपसे बात करके मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आपके अंदर कोई भी ऐसा शहरी टच आया हो जिसमें कि बच्चा एक अलग ही दुनिया में चला जाता है शहर में रह के। जबकि यस आपने एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने अपनी ग्रेजुएशन किया एनआईटी हमीरपुर से। उसके बाद आप गांव से बिलोंग करते हो। राइट नाउ हमारा इंटरव्यू जो चल रहा है, आप बता रहे हो कि अभी मैं गांव में ही हूँ सर, और यहाँ पे मैं अपने यस ताऊ जी के यहाँ पाया हुआ हूँ और यहीं से मैं इंटरव्यू इसको कंडक्ट कर रहा हूँ। तो ये सबके लिए एक प्रेरणा की बात है विकास ने जो किया है। और याद रखिएगा बच्चे, आप कभी भी इस बात का जरूर ध्यान रखें, अपने रूट्स को पकड़ के रखो। रूट्स पे रहोगे तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे। जैसे किसी सब्जेक्ट को जानने के लिए उसके रूट्स को समझो, उसके फाउंडेशन को आप स्ट्रॉन्ग करिए, आप हमेशा आगे बढ़ोगे। तो विकास हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने जब ये डिसीजन ले लिया, जब आपने कोर्स आपने ऑप्ट किया था जेनिक का, उसके बाद आप तब राइट नाउ आप सोचे ही थे कि जस्ट मैं अब छोड़ने वाला हूं अपनी जॉब को। तो आपने उसके बाद से आपको कितना सफिशिएंट टाइम लग गया अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में देखने के लिए? दिसंबर तक या जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आप किस पोजीशन पे थे और आपने कितना वक्त लिया इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए? कितना एक आइडियल टाइम आपने यूज किया अपने प्रिपरेशन के लिए? यस सर। एक्चुअली सर मैं बताता हूँ, मैं जुलाई तक मेरे लगभग दो ही सब्जेक्ट कंप्लीट थे, नेटवर्क एंड सिग्नल। ओके। उसके बाद मेरा उतना अच्छे से मतलब रूटीन भी नहीं बन पा रहा था। बट हम्म। फिर क्या हुआ बीच में, जेनिक ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लाया, जेनिक MIM। MIM मेक उसमें इट सर, मेमोरेबल। यस। यस सर, यस। यस सर, उसमें सर हमको हर चीज पता लगी, मतलब कैसे कैसे कोर्स को डिवाइड करके, कैसे कब तक सिलेबस कंप्लीट करके फिर से रिवीजन स्टार्ट करना है। एंड वो चीजें सर बीच में जो पीरियोडिक टेस्ट होते थे, उससे बहुत हेल्प मिली कि कितनी कमांड है सब्जेक्ट पे, कितना और अच्छा करना है इसमें। करेक्ट। उससे सर मैंने दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जनवरी पूरा रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज में भी। हम्म। यस सर। तो मतलब आपने आइडियली आप देखो तो लगभग आपने 6 to 7 मंथ का एक टारगेट बना यस। रखा था कि मैं इतने यस सर। दिन में इस चीज को मैं लगभग मेरे को कंपाइल करना, सारी चीजों को कंप्लीट करना है। और जनवरी मंथ को आपने फुल्ली यूटिलाइज किया टेस्ट के लिए। तो यस सर। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जैसे कई सेगमेंट्स होते हैं एक आइडियल प्रिपरेशन के लिए। लाइक फर्स्ट सेगमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इज द कंसेप्ट लर्न करना। उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन पार्ट आता है क्वेश्चंस के थ्रू, जिसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, जिसमें PYQ होता है, आपके बुकलेट्स होते हैं। उसके बाद आता है उसका रिवीजन करना, उसके बाद आता है शॉर्ट नोट्स, और उसके बाद आता है टेस्ट सीरीज। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, आप किस तरीके से चीजों को आप लेके चले कि चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जीक्यूट कर पाए एग्जामिनेशन में? तो बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे, उनको किस तरीके से प्लान करना चाहिए? यस सर। फर्स्ट थिंग सर, सबको एक तो जो पढ़ाते हैं टीचर, एक तो जेनुइन में जो टीचर हैं उनकी कॉन्सेप्ट जो अच्छे, इतने अच्छे से डिलीवर करते हैं कि मतलब कॉन्सेप्ट की आपको फील आ जाती है कि क्या हो रहा है, रियल में क्या हो रहा है यहाँ पे समझ में।
मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती उतने अच्छे से, मतलब कि बार बार नोट्स रिवाइज करते हो। हम्म, मैंने क्या किया सर, स्टार्टिंग में मतलब जैसे एक सब्जेक्ट चल रहा है, हम्म, वो उस सब्जेक्ट को पढ़ते रहे, पहले लेक्चर पूरे कंप्लीट एंड नोट्स भी साथ साथ कंप्लीट हुए। करेक्ट। उसके बाद सर मैं डेली क्या करता था कि मतलब जैसे आज जो पढ़ा पूरा हम्म, दिन में लेक्चर देखे, हम्म, उसको मैं अगले दिन इवनिंग में एक बार रिवाइज जरूर करता कि वेरी प्रीवियस मैंने गुड। कल क्या हम्म, पढ़ा है। हम्म, हम्म, क्योंकि उससे क्या हुआ, मुझे ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो करेक्ट। चीजें अगर तुम एक बार में ही रिकॉल कर लेते हो वहां हम्म, से, हम्म, हम्म, तो फिर वो आगे तक इतना अच्छा उतना रिवीजन नहीं मांगती, फिर हम्म, आप चाहे क्वेश्चन के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हो हम्म, बहुत अच्छे हम्म, से। हम्म, हम्म, उसके बाद सर मैंने ऐसे ही करता रहा, मतलब सिलेबस कंप्लीट होने तक। हम्म, उसके बाद मैंने रिवीजन में प्लान किया कि मैंने दिसंबर तक, एक्चुअली मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, ओके, वो ओके, मेरी दिक्कत थी। ओके। बट मैंने क्या किया, लगभग नवंबर 20 नवंबर के आसपास मैंने जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट उठाया एंड वहां से रिवीजन स्टार्ट किया करना। हम्म, हम्म, तो मैं साथ साथ जैसे एक बार सब्जेक्ट पूरा टॉपिक पढ़ा, एक पूरा चैप्टर पढ़ा, हम्म, उसके बाद उसको खुद से मतलब नोटबुक बंद करके फिर उसको नोट्स की फॉर्म में खुद लिखता था, से शॉर्ट लिखना, नोट्स की यस, फॉर्म। यस, यस सर। बिल्कुल, वो बिल्कुल। वहीं से मेरे शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो गए थे सर, हम्म, नवंबर एंड दिसंबर तक पूरे। ओके, ओके। तो ये उससे सर ये उससे आपने बहुत अच्छी स्टडी अपने एक्चुअली शॉर्ट नोट्स में, जैसा कि हम लोग बार बार ये बच्चों को बोलते थे कि शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है। शॉर्ट नोट्स का ये मतलब नहीं होता आपने नोट्स बनाया फिर उसके छोटे छोटे फॉर्मूलों को आपने नोट कर लिया उसको शॉर्ट नोट्स बोल दिया। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि आप पहले पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़िए, समझिए पूरे को, उसके बाद आप उसको रिकॉल करना स्टार्ट करो। और रिकॉलिंग के वक्त आप देखिएगा आपको क्या, आप किसी को v इज इक्वल टू आई आर क्यों लिखोगे शॉर्ट नोट्स में, वो अगर आपको पता है तो उसको शॉर्ट नोट्स में लिखने का कोई सेंस बैठता है क्या? ओम्स लॉ भी शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे, शॉर्ट सर्किट भी क्या होता है शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे, ओपन सर्किट भी लिखेंगे शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि जो आप रिपीटेडली आप भूल रहे हो या याद नहीं आ पा रहा है उसको शॉर्ट नोट्स में डाला जाता है, जिससे कि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बन पाए। जैसा विकास ने बताया कि पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद तब वो उसको लिख लिख के करते थे, उससे बहुत हेल्प मिलता है और शॉर्ट नोट्स के एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाती है। तो बच्चों का आप क्या बोलना चाहेंगे स्पेशली विकास, इन सारी चीजों जो आजकल बच्चे करते हैं और आप बहुत अच्छे से देखे हो ग्रुप में कि बच्चे क्या करते हैं और कितनी बार मैं गुस्सा हुआ हूं, आपने वो भी शायद देखा होगा। ग्रुप में कई बार गुस्सा हो जाता था, टेस्ट नहीं बच्चे देते थे, गुस्सा हो जाता था कि टेस्ट नहीं दे रहे बच्चे। उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे विकास कुमार? सर मेरी एक ही सलाह है कि अगर किसी को गेट में अच्छा करना है, गेट क्या किसी भी एग्जाम में अच्छा करना है, सबसे अच्छा तरीका है जो टीचर आपको बोल रहा है उसे फॉलो करो। क्योंकि टीचर को पता है कि रैंक कैसे लाई जाती है, एंड करेक्ट। उसने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं हम्म, जो अच्छी रैंक ला चुके हैं। हम्म, हमको उतना नहीं पता होता कि रैंक कैसे लाई जाती है, हम्म, इसलिए हम खुद के से अच्छा है टीचर जैसा बोलता है वैसा फॉलो करो, क्योंकि वो करेक्ट। आपका अच्छा ही चाहते हैं सब। बिल्कुल सही बात बोला कि एक टीचर कभी स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहता, बहुत रेयरेस्ट कोई टीचर शायद होगा जो दुखी होता होगा बच्चे के अचीवमेंट पे। लेकिन विकास आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था कि आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों फॉर्म आपने भरा। तो इस चैलेंज को आपने मतलब क्यों सोचा कि मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से भी देता हूं और मैं इलेक्ट्रिकल से भी देता हूं, मैं दोनों स्ट्रीम्स दूंगा, ऐसा क्यों सोचा? जनरली लोग इंस्ट्रूमेंटेशन को ऑप्ट करते हैं, लेकिन आप तो एकदम मतलब मुझे लगता है कि आपने किसी को ऐसा देखा जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में पेपर दे रखा हो? मतलब मुझे नहीं नहीं लगता, सर। मेरी नजर में अभी कोई नहीं है। ज्यादातर बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स आईएन का कॉम्बिनेशन या इलेक्ट्रिकल आईएन का कॉम्बिनेशन। आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया? मतलब आप तो रिस्क टेकर हो गए हो, मतलब भयानक वाले, ऐसा रिस्क क्यों लिया आपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का? सर मुझे लगता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर पहले से ही पता था कि थोड़ा डिफिकल्ट आता है, ओके। तो इलेक्ट्रिकल का तो देना ही था, तो साथ में मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन का सोचा एक बार, बट फिर सोचा कि क्यों ना थोड़ी टफ चीजें की जाए, क्योंकि टफ चीजें अगर पढ़ेंगे तो इजी चीजें अपने आप हो जाएंगी फिर। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज आपने लिया था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स यस। इलेक्ट्रिकल, मतलब दोनों चीजें पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। मतलब एक तो स्ट्रीम संभल नहीं पाती बच्चों से, दो दो स्ट्रीम यस। संभालना, और आपके पास टाइम भी 6 to 7 मंथ का आपके पास है। तो साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे आपने किया? जैसे कॉमन सब्जेक्ट तो चलो ओके, कॉमन सब्जेक्ट तो हो गए, यस सर। जो उनके जैसे ईडीसी हो गया आपका, उसके बाद आपका एनालॉग का काफी पोर्शन है जो इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन का पोर्शन है। ईएमएफटी इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्कुल ही डिफरेंट है, इलेक्ट्रिकल का हाफ पोर्शन केवल सेम होता है और हाफ पोर्शन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसको कैसे आपने मैनेज किया साथ में अलोंग विद दिस वन? सर इसमें सर चंदन सर जो पढ़ाते हैं ना, मतलब वो बहुत ही ज्यादा ही अच्छा है, मतलब
उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ टॉपिक ही नहीं क्लियर होता है कि उसका बेसिक चीजें क्लियर हो जाती हैं, कि उससे आपको लगता है कि आप अगर उससे थोड़ा हैवी सर्किट या फिर कुछ भी हैवी चीजें आएंगी तो आप उस बेसिक्स को यूज करके वो चीजें सॉल्व कर सकते हो। मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इतना कुछ नहीं पढ़ा था, बस केवल सर के नोट्स जो इलेक्ट्रिकल के लिए वो पढ़ाते हैं उनके थ्रू ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर दिया है। ओके, मतलब सोचो, आपने पता है आपने इतनी बड़ी चीज किया ना इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में, जो आपने किया है, मतलब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है बच्चे के लिए। इसीलिए बच्चा इंस्ट्रूमेंटेशन ऑप्ट करता है। इसमें कोई आप ये मत समझिएगा आप लोग कि मैं कोई बुराई कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करना और इलेक्ट्रिकल की कंप्लीट प्रिपरेशन करना, और दोनों साथ में जब आप कंबाइंड करते हो तो इट्स सीम्स लाइक इट्स इम्पॉसिबल। तो ये इस बच्चे ने मतलब एक अलग ही डायरेक्शन इसने ऑप्ट किया कि मेरे को टफेस्ट साइड को ही ऑप्ट करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आपके पास एक अच्छा मौका भी आ गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू भी बहुत सारी जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हो जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती। शायद वो इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको ना देखने को मिलती अगर आप कुछ ऐसा भी प्लानिंग करते हो तो। ये इट्स अ ग्रेट थिंग। और ईएमएफटी को कैसे हैंडल किया आपने? मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का ईएमएफटी भी था, इलेक्ट्रिकल का भी था? यस सर। सर एक्चुअली बात बताऊं तो मैंने आपके सेशन देखे थे नवंबर में, जो आपने बहुत ज्यादा फोकस किया था रिवीजन के ऊपर। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। सर तो सर मैंने उस टाइम पे लगभग मैंने मेजरमेंट एंड ईएमएफटी नहीं पढ़ा था, दो सब्जेक्ट में छोड़ के गया था। क्योंकि मैंने फिर आप क्योंकि मुझे लगा कि अपने से खुद की बात सोचने से अच्छा है जो सर बोल रहे हैं उसको फॉलो हाँ, करो। वो फायदा तो ज्यादा मैंने करेगा। ज्यादातर टाइम सर मैंने रिवीजन में ही दिया। मैं दो सब्जेक्ट मतलब ऐसे ही कॉलेज टाइम के ही आते, दो ऊपर सब्जेक्ट पढ़ ऊपर के से नहीं गया था, था मैं। ऊपर ऊपर था, ये मतलब ऊपर आपने ऊपर ज्यादा से कुछ था। उसमें एफर्ट नहीं दिया है। ओके। नहीं सर, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल पे इलेक्ट्रॉनिक्स एक दोनों में ही एक आते हैं। एक आपने बहुत बड़ी बात बोली, एक लर्निंग दिया आपने। विकास हमेशा सुना होगा, मैं हमेशा बोलता था जब भी सेशन करता था आप लोग का, हमेशा यस बोलते, सर। जैसे ज्यादातर बच्चे यही कहते थे, मतलब सिलेबस कब कंप्लीट होगा, सिलेबस कब कंप्लीट होगा। और मेरा हमेशा यही कहना होता था, जितने कंप्लीट हुए उस पर अपने आप को एकदम कमांड हासिल करो, जो कंप्लीटेड है। जो नहीं कंप्लीटेड है उसके बारे में बार बार रिपीटली वरी करने से बेटर है कि उसको अच्छे से रिवाइज करो। और हम लोगों ने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज, बार बार रिपीटली बोलता था, रिवीजन करो, रिवीजन करो, जितना हो सके उतना रिवीजन पे टाइम दो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आप टेस्ट को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। लेकिन इसका यहां पे एक दो एग्जाम्पल देखने को मिला यहां पे विकास। अभी जो रिसेंटली मैंने एक दो इंटरव्यू किए थे, जैसे AI10 का मैंने इंटरव्यू किया था, आपके ही ग्रुप में है, सुपर 50 में ही ग्रुप में थे निशांत। यस सर। हाँ, यस सबको, आप सब एक ही ग्रुप में थे। तो उस यस सर। ग्रुप, उसने भी यही काम किया, उससे भी नहीं हो पाया था सिलेबस कंप्लीट, उसने भी कम्युनिकेशन छोड़ दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। तो सिलेबस कंप्लीशन ही सब कुछ नहीं होता है, आपको एक लर्निंग लेनी चाहिए। आपका जो पोर्शन आपने कंप्लीट किया वो कितना बेटर स्ट्रॉन्ग आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए जब भी आप प्रिपरेशन करिए बेटा। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से अगर रैंक आने लगती तो दुनिया में सब लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और सभी की रैंक आ जाती। और ये विकास ने तो एक आप सामने एक अलग ही ट्रेंड ही बना दिया ना, कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इसने साथ में कंबाइंड इसने पेपर दिया है, जो कि कोई टच नहीं करना चाहता है। इलेक्ट्रिकल बच्चा कभी इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर नहीं देना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा कभी इलेक्ट्रिकल पेपर नहीं देना चाहेगा। इलेक्ट्रिकल बच्चा इंस्ट्रूमेंटेशन दे सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चा इंस्ट्रूमेंटेशन जरूर देगा, बट कभी भी ना, मैं आज पहली बार ऐसा सुना हूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल का विकास आपने पेपर अटेम्प्ट किया है। मैं फर्स्ट टाइम देखा हूं ये चीज, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। आपने कभी देखा था ऐसा कि इलेक्ट्रिकल ईसी का कोई पेपर अटेम्प्ट किया हो साथ में? नहीं सर। नहीं सर। तो ये आपने एक तरीके का, आपने एक हिस्ट्री बना दिया कि मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर आपने अटेम्प्ट किया और गजब का आपने मतलब रैंक अचीव किया है। 129 ईसी और 95 आपका इलेक्ट्रिकल में है। तो इसमें गेम चेंजर क्या रहा आपकी पूरी प्रिपरेशन में? हर एक स्टूडेंट का ना विकास कुछ न कुछ बहुत ही मेन पॉइंट होता है जिसको उसने कभी नहीं छोड़ा, जो हमेशा पकड़ कर रखा। जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया उसको पकड़ के आपने रखा, उसको बिल्कुल ड्रॉप आउट नहीं किया। तो आपकी प्रिपरेशन में गेम चेंजर क्या स्ट्रेटजी रही जिसको आप बोलना चाहोगे कि सर मेरी प्रिपरेशन में ये गेम चेंजर स्ट्रेटजी रही जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया? सर मेरे लिए जो रहा वो रहा मेन पॉइंट रहा सर जेनिक MIM, क्योंकि मैंने MIM, उसी को ओके फॉलो किया है। ओके ओके। उसी उसी से मेरा जो रैंक आया है वो भी उसी की वजह से आया है।
तो जेनिक एमआईएम बेसिकली आपके शेड्यूल को ट्राई करता है कि आपको टाइम कहाँ मिल सकता है वो बताता है आपको। आपको एक टास्क प्लान करके देता है कि वीक में लगभग इतनी चीज़ें आप कंप्लीट करिए। आपका एक रूटीन बनाता है कि आपका टेस्ट कराता है, जैसे कि आप अपने आप को जज भी करते रहिए। लेकिन जेनिक एमआईएम फॉलो करने वाले विकास बहुत कम बच्चे होते थे, फॉलो नहीं करते यस थे। सर। कितना भी बोल लो मतलब फॉलो ही नहीं करते थे। तो उन बच्चों के लिए आप क्या क्या बोलना चाहेंगे जो अभी उनका शुरू होने वाला है कल से ही जेनिक एमआईएम, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे विकास? सर सर मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा कि जो आपको टीचर बोलता है वैसा वैसा करते जाओ। हाँ। आपको अगर लाइफ में कुछ भी नहीं देखो ना, कुछ एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो, जो टीचर बोल रहा है वही पढ़ते जाओ। हम्म। आपके अंडर 100 रैंक आराम से आ जाएगी। करेक्ट, यू आर क्योंकि एब्सोल्युटली टीचर जो राइट। पढ़ाते हैं ना, हम्म। उनको ज्यादा पता है हमसे कि हम्म। रैंक कैसे लाई जाती है एंड सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है एंड कैसे पढ़ना है अच्छे तरीके से। ओके। तो एक यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, बच्चे बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज को लेके बहुत ज्यादा एक मतलब उनके अंदर एक अलग ही भावना होती है टेस्ट सीरीज को लेके। तो आपका टेस्ट सीरीज में कैसा रहा? आपने क्या टेस्ट अटेम्प्ट किए? कितने टेस्ट आपने लगभग अटेम्प्ट किए अपनी पूरी प्रिपरेशन में? सर मैं एक तो सर जो एमआईएम के साथ साथ जो मतलब पीरियोडिक टेस्ट के हम्म। टाइप होते थे, जो हम्म। मतलब सब्जेक्ट के लिए होते थे, हम्म। वो देता था। हम्म। एंड मैंने लास्ट में आके 8 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे सर। 8 उन्हीं से फुल मैंने लेंथ, ओके। जो क्वेश्चन नहीं होते थे मतलब उनको टॉपिक रिवाइज करना। एंड सर इसमें मतलब सर का बहुत अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है जैनिक का, क्योंकि कोई ही इंस्टीट्यूट होता है जो मतलब टीचर्स का जो मेन टीचर है उनका पर्सनल नंबर प्रोवाइड करता है। हाँ सर बिल्कुल। मैंने यस सर, मैंने अपने मार्क्स मतलब सर को बताता था, या चंदन सर, हम्म। पंकज सर या हम्म। सोहेल सर। हम्म। फिर उनसे ही पूछता था मतलब कि मुझे और आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बिल्कुल। उससे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मैंने कभी टेस्ट तो दिए नहीं ऐसे कि हम्म। मतलब खुद को इम्प्रूव कैसे कर सकूं, बट सर को पता है कि वो कैसे इम्प्रूव होते हैं, तो मैं करेक्ट। वो जैसा बोलते थे वैसे वैसे करता रहा। और जो भी बच्चे मेहनत करते हैं विकास, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे वो कॉल पे बात हो, चाहे घंटों टाइम हमारा चला जाए उनके लिए। लेकिन अगर कोई मेहनत कर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है कि उसको कुछ प्लान कर सके, उसके लिए वो कुछ और बेटर कर सके। तो ये चीज़ें हम लोग कोशिश इसलिए करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट हमारी फैमिली का पार्ट बन चुका है तो दे आर ऑल्सो और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनकी मदद अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और फिर हम भी अगर वही बन जाएंगे विकास जो पूरी दुनिया में इंस्टीट्यूट में होता है, जैसा कि बहुत सारे आपके फ्रेंड इधर उधर पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन कोई पढ़ता है कहीं पढ़ता है, किसी टीचर के पास टाइम तक नहीं उससे बात भी कर सके। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आपके मार्क्स आ रहे हैं। हाँ, जब एट द एंड आपका जब एग्जाम दे लेते हो, जब आप एंट्री करते हो उस मार्क्स की, रैंक प्रेडिक्टर इन सब चीजों में, तब सबको गौर में आप आ जाते हो कि ये बच्चा इतना मार्क्स लेके आ रहा है। उससे पहले तक उसको पता भी नहीं होता है कि विकास कौन है लड़का। यस सर। तो ये चीज मैंने देखा है और ये चीज आपको मैं बोलना चाहूंगा। जेनिक पे बच्चों के साथ विकास हैं, विकास के साथ और भी इनके साथी लोग हैं। हमेशा कोशिश यही होती है कि हर एक बच्चे को जितना हमारी तरफ से पॉसिबल हो सकता है उतना हम प्रोवाइड करते हैं। और कोई इतना बड़ा वादा भी कभी नहीं करेंगे कि मतलब कि जो चीज हमसे मुमकिन ना हो पाए। तो हम कोशिश उतनी करते हैं जितना हमसे हो सकता है। टेस्ट होता है, टेस्ट कराते हैं। बच्चे कहते हैं शेड्यूल एक प्रॉपर बनाइए, तो मैं शेड्यूल सारे आपको बना के मैं ही देता था जो भी जेनेक एमआईएम होता यस था। सर। ये नहीं कोई कंटेंट डेवलप कर रहा है शेड्यूल को, क्योंकि हमें पता है कि आपका टाइम कहाँ बच सकता है, कहाँ पे आप टाइम निकाल सकते हो, कहाँ पे आप कर सकते हो। क्योंकि हम भी बीटेक किए, आप भी बीटेक किए हो, तो हमें एक आइडिया होता है किस चीज को कैसे करना यस है। सर। तो यस। आगे का क्या प्लान है विकास? आगे आपने क्या विचार कर रखा है? एमटेक, पीएसयू, इन सब चीजों में आपने क्या चीज आपके दिमाग में चल रहा है राइट नाउ? बिकॉज यू हैव कंप्लीटली फुल अपॉर्चुनिटी यू हैव कि आप हर एक जगह पे आप इक्वली एलिजिबल होने वाले हो चीजों को ऑप्ट करने के लिए। तो आपका क्या प्लान है विकास? सर अभी तो मेरा प्लान पीएसयू ज्वाइन करने का है, क्योंकि ओके। मेरी मतलब फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब उनको भी थोड़ा सपोर्ट करूँ। हम्म। तो इस वजह से पीएसयू ज्वाइन करना चाहता हूँ मैं। बट मुझे लगता है कि मैं एक 2 साल के आसपास करके उसके बाद फिर से मैं पढ़ाई में आना चाहता हूँ, मास्टर्स करना चाहता हूँ। मास्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यस सर। मतलब पीएसयूज के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हम लोगों के जो 1-2 साल पीएसयू जॉब किया, उसके बाद उन्होंने स्विच किया अपने आप को और मास्टर्स में है आईआईटी बॉम्बे में, आईआईसी बैंगलोर में। और राइट नाउ दे आर एट द पैकेज ऑफ मतलब नो बडी कैन एक्सपेक्ट दोज पैकेजेस।
तो मास्टर्स का स्कोप बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया है कि घर परिवार को भी देखना हमारी ही जिम्मेदारी, आपकी ही जिम्मेदारी यस है। सर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पीएसयू डेफिनेटली आपको मिलेगा। आपके पास जो ये इतना बड़ा अचीवमेंट है, तो पीएसयू तो आई एम डैम श्योर कि आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि आगे आप अपने भविष्य में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और अपने मम्मी पापा और स्पेशली अपने दादाजी को आप हमेशा प्राउड फील करवाएंगे। ठीक है यस विकास, सर। तो मैं यस लास्टली सर। बस इतना बोलना चाहूंगा कि आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए बच्चों, विकास की तरह, और रिस्क लेना लाइफ में सीखो। कभी कभी आप सही वक्त पे आप इन्वेस्टमेंट जब करते हो अपने टाइम का, एक रिस्क आप उठाते हो एक सही टाइम पे, तो आप ध्यान रखिएगा आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इतना लेट ना हो जाए कि जॉब के लिए आप अपने पैशन को ही भूल जाओ, तो जिंदगी में कभी आप फुलफिल नहीं कर पाओगे उस पैशन को, क्योंकि जितना उसके अंदर आप घुसते चले जाओगे उस चीज में, आपका एक इंक्रीमेंट लगेगा, दो इंक्रीमेंट लगेगा प्राइवेट सेक्टर में, तो आप ध्यान दे लेना फिर उसको छोड़ना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी, आप फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को प्लान करना स्टार्ट कर देते हो। तो टेक अ रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क लो। विकास ने भी कोई रैंडम रिस्क नहीं लिया है, एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया है कि मैं कोई बहुत बड़ी मेरे ऊपर ट्रेजेडी नहीं आ जाएगी अगर मैं छोड़ दूंगा, और उनको पूरा बिलीव था अपने ऊपर, और आज वो वही चीज अचीव कर रखे हैं। तो लास्ट जाते जाते इस सेशन को एंड करने से पहले विकास, आप बच्चों को क्या बोलना चाहोगे जो 2023 में अपीयर करने वाले हैं, उनके लिए क्या शब्द आपके होंगे विकास? सर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि पढ़ते रहो और अच्छे से हार्ड वर्क करो, एंड कॉन्सेप्ट लर्निंग के साथ साथ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो ज्यादा अच्छे से करो, क्योंकि गेट में मेनली हमको प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है गेट एग्जाम के लिए। करेक्ट, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इनहेंस करते रहो इनहेंस जितना करो। ज्यादा यस ज्यादा सर। से ज्यादा हो सके। तो विकास फिर यस। इस सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे, और आपको वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस वन। और आपने जो ये रिस्क उठाया है डबल और ईसी का, बच्चों आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो में कि ऐसा आपने कहीं सुना है इलेक्ट्रिकल और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच के पेपर को अटेम्प्ट किसी बच्चे ने किया हो। बहुत शायद ही आपको देखने को मिलेगा कहीं पे विद दिस रैंक ना, विद दिस रैंक 95 एंड 129, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दोनों रैंक में, और इतने टफ पेपर होने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का। तो ये जो रिस्क इन्होंने लिया है, इससे पता चलता है कि विकास में कितनी क्षमताएं हैं, और आगे वो क्षमताएं उनकी कन्वर्ट होंगी उनकी जो भी ड्रीम्स हैं और सपने पूरा करने में। विकास थैंक यू थैंक सो यू सर। मच फॉर दिस, थैंक यू सर। आपने अपना वक्त निकाल के बच्चों को थोड़ा गाइड किया, और उम्मीद करते हैं आगे भी आप थोड़ा बहुत गाइड करते रहिएगा बच्चों को। यस सर। यस सर। ओके थैंक यू विकास, सर। ओके।